नमस्कार दोस्तों, इजराइल देश में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बताया जा रहा है कि इजराइल के इतिहास में अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लोगों को चिंता है कि देश में डेमोक्रेसी को तहस नहस किया जा रहा है। कारण ये कि इनकी सरकार ने जुडिशरी की आजादी खत्म करने की कोशिश करी। सरकार ने कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करी जिससे सुप्रीम कोर्ट एक कठपुतली बन जाए सरकार के हाथ। एग्जैक्टली क्या हो रहा है और इस इजराइल के इंटरनल मैटर से हम इंडियंस को क्यों फर्क पड़ना चाहिए, आइए आज के वीडियो में समझते हैं। Growing turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets tonight. In unprecedented events, the country's biggest trade union called a strike. The country's political turmoil rapidly deepening. Those protesting say that this is escalating into an existential battle for Israel's democratic soul. इन जुडिशियल रिफॉर्म्स की कहानी ऑफिशियली शुरू होती है 11 जनवरी 2023 को, जब इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर यारेव लेविन कुछ ड्राफ्ट बिल्स पब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करने के लिए। इनके जस्टिस मिनिस्टर और इनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। इस पार्टी का नाम है लिकुड। पॉलिटिकल सिंबल इनका कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमें इनका थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम समझना जरूरी है कि इजराइल का डेमोक्रेटिक सेटअप कैसा है। इंडिया में 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। क्योंकि 2 हाउसेज हैं, हम इंडिया के सिस्टम को एक बाय कैमरल स्ट्रक्चर करके पुकारते हैं। लेकिन इजराइल में एक ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसलिए एक यूनिकैमरल स्ट्रक्चर, और इनके इस पार्लियामेंट का नाम होता है किनेसेट। ये किनेसेट इकलौती लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है पूरे देश की। इसमें टोटल में 120 मेंबर्स है जिन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जैसे हमारे लोकसभा के मेंबर्स को। लेकिन हम अपने मेंबर्स को एमपीस करके पुकारते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर शब्द यूज किया जाएगा एमकेस, मेंबर ऑफ किनेसेट। बाकी फंडा बड़ा सिंपल है, जिस पार्टी की एक क्लियर मेजॉरिटी होगी इस पार्लियामेंट में वो सरकार बनाएगी, यानी 120 में से 61 सीट्स जिस भी पार्टी के पास हुई उसकी सरकार बनी। लेकिन आज तक इनके देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक सिंगल पार्टी ने 61 सीट्स का मार्क क्रॉस किया। हमेशा कोलिशन सरकारें बनी हैं इनके इतिहास में। इस सिस्टम का नुकसान यह है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो यहाँ काफी हद तक गायब है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा ना कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। इन चारों का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहना, आजाद रहना बहुत जरूरी है। इजराइल में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में ऑलरेडी बहुत कम सेपरेशन है। दूसरी अनोखी चीज इजराइल के बारे में है कि इनका कोई अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सही सुना आपने, इंस्टेड इजराइल में एक बेसिक लॉज का कॉन्सेप्ट काम करता है। इनकी सरकारी वेबसाइट पर 13 ऐसे बेसिक लॉज लिखे गए हैं। ये लॉज डिफाइन करते हैं कि एक इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन क्या हो सकती है। हिस्टोरिकली आइडिया ये था कि ये पहले बेसिक लॉज बनाएंगे, उसके ऊपर अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना ही नहीं। बेसिकली इन 13 कानूनों को ही आप आज के दिन इजराइल का करंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क समझ सकते हो। करंटली इनके सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का। अगर इनकी सरकार या इनका पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाता है जो इनके बेसिक लॉज के खिलाफ जाता हो, तो इनके सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है उस कानून को खारिज करने का। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इजराइल में जुडिशरी का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन 2 कारणों की वजह से। पहला, वीकर सेपरेशन ऑफ पावर्स इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिलर्स में, और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का ना होना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के हर रैंडम फैसले को रिवर्स कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर रिवर्स करने का डिसीजन ले रहा है तो उसे यह दिखाना पड़ेगा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो इजराइल के बेसिक लॉज को कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी सरकार कोई ऐसा कानून पास करती है जो LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, जैसे कि मान लो ट्रांस लोगों को इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है ये कहते हुए कि इजराइल का जो बेसिक लॉ है ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी, ये नया लॉ इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब इजराइल की सरकार ने जो नई अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करी, इन्हें जुडिशियल ओवरहॉल का नाम दिया गया। एग्जैक्टली क्या ये अमेंडमेंट्स थी, आइए एक एक करके देखते हैं। पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रॉब्लमैटिक अमेंडमेंट, इनके पार्लियामेंट को अधिकार दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को वीटो करने का। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसे वीटो किया जा सकता है अगर इनके किनेसेट में मेजॉरिटी एमकेस यानी 61 या उससे ज्यादा एमकेस उसके खिलाफ वोट करें। दूसरा अमेंडमेंट, पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के साथ सरकार को यह भी अधिकार दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सरकार खुद अपॉइंट कर पाए। साथ ही साथ कोर्ट में जो जजेस होंगे उन्हें भी अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के पास आए। और इसमें ऐसे भी लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है जिन्होंने आज से पहले एज ए लोअर कोर्ट जज भी सर्व ना किया हो। अभी क्या रूल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करी जाती है एक जुडिशियल इलेक्शन कमेटी के द्वारा। इस कमेटी में 9 मेंबर्स बैठते हैं,
लेकिन इनकी जो नई अमेंडमेंट है उसके तहत इस कमेटी के मेंबर्स अब 9 से 11 हो जाएंगे। और कौन होंगे 11 मेंबर्स? इनमें से 3 तो सरकारी मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द जस्टिस मिनिस्टर, 3 बाकी एमकेज होंगे जिनमें से 2 ऐसे एमकेज होंगे जिन्हें सरकार के द्वारा चुना जाएगा, 2 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिन्हें जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा चुना जाएगा। तो 3+2+2 ऑलरेडी 7 लोग ऐसे जो सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनेगी। और बाकी और मेंबर्स इस कमेटी में हो गए 3 हाई कोर्ट के जजेस जिनमें से 1 चीफ जस्टिस होंगे और 1 ऐसे एमके जो शायद से सरकार की पार्टी से ना हो। क्लियरली इस कमेटी में मेजॉरिटी होगी सरकार के द्वारा चुने गए लोगों की, तो सरकार के पास पूरा कंट्रोल होगा कि कौन से जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए चुना जाता है, कौन सो को रिजेक्ट किया जाता है। ऑलरेडी आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे जुडिशरी को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। लेकिन अभी और सुनो, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो अधिकार है बेसिक लॉज के तहत सरकार के डिसीजंस को रिवर्स करने का, सरकार के कानूनों को स्ट्राइक डाउन करने का, ये तभी वैलिड होगा जब सारे के सारे 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के साथ में मिलकर डिसीजन ले। मतलब अगर 15 में से किसी एक जज की भी तबीयत खराब हो गई और वो यहाँ पर कोर्ट की हियरिंग में नहीं आ पाए तो ये डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा। और ये हो जाने के बाद भी इनके कैनेसेट के पास अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोबारा से ओवरटर्न करने का एक नया लॉ पास करके। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तभी स्ट्राइक डाउन कर सकता है किसी कानून को बेसिक लॉज के आधार पर जब सारे 15 जजेस बैठे हों, और ये कर भी दिया तो भी इनका कैनेसेट दोबारा से उस कानून को पास कर देगा और फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। यही कारण है दोस्तों कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलाइकिम रूबिनस्टाइन ने कहा है कि ये रिफॉर्म्स लाए गए तो इनका देश एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप बन जाएगा। इजराइल के अंदर सिर्फ एक ही पिलर बचेगा डेमोक्रेसी का, जो कि सरकार है जनता के द्वारा इलेक्ट की गई। इनके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट अहरोन बैराक का कहना है कि ये नए रिफॉर्म्स पॉइजन पिल्स हैं। अगर ये पास हो गए तो जनता के पास कोई डिफेंस नहीं रह जाएगा अपने राइट्स को बचाने का, और जो इजराइल का देश है उसे खत्म समझो। एक सवाल आपके मन में यहां उठेगा कि इजराइल की सरकार ऐसा करना क्यों चाह रही है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी सामने आती है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। साल 1993 में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फेमस वर्डिक्ट दिया था जिसमें इनके तब के प्राइम मिनिस्टर yitzhak राबिन को फोर्स किया गया था कि अपने इंटीरियर मिनिस्टर आर्य डरी को फायर करें। ये आर्य डरी एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग शास पार्टी से आते हैं और इन पर ब्राइबरी का इल्जाम लगा था, करप्शन का। इवेंचुअली इन्हें 3 साल की जेल दी जाती है साल 2000 में, लेकिन 22 महीने बाद ही ये जेल से रिहा कर दिए जाते हैं ड्यू टू गुड बिहेवियर। ये पॉलिटिक्स में दोबारा से एंटर करते हैं साल 2011 में और जनवरी 2022 पर इन्हें गिल्टी पाया जाता है टैक्स इवेजन के लिए। लेकिन फिर भी नवंबर 2022 की इलेक्शन में ये इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं अपनी शास पार्टी से। इनकी एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी 11 सीट्स जीतती है और नई सरकार में ये इंटीरियर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर दोनों बनते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 11 जनवरी 2023 को जब ये ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। अब बात कुछ ऐसी है कि इससे 1 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जिसमें लेविन ने इंडिकेशन दिया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये वेडनेसडे शाम की बात थी। इसके कुछ ही घंटे बाद थर्सडे सुबह सुप्रीम कोर्ट 3 पेटिशंस को सुनने जा रहा था। इनमें से एक पेटिशन थी आर्या डेरी की अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने की। आगे चलकर 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले भी लेता है। आर्या डेरी की अपॉइंटमेंट कैंसिल करी जाती है क्योंकि ये करप्शन के लिए गिल्टी पाए गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर पूरी सरकार खतरे में है। इस नई सरकार को डर है कि और जो ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो करप्ट पाए गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से उन्हें अपॉइंटमेंट से निकालता गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए सत्ता को बचाना यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये पावर छीननी बहुत जरूरी है। वैसे भी दोस्तों, जो इजराइल की करंट गवर्नमेंट है, इसे इजराइल के इतिहास में अभी तक की सबसे एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि राइट विंग सरकारें पहले नहीं रही, पहले भी काफी राइट विंग सरकारें पावर में आई हैं, लेकिन जो ये सरकार पावर में है, इतनी एक्सट्रीम हालत कभी नहीं हुई। 2018 का डेटा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। इजराइल में करीब 45% जूइश इजरायलीज अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, 25% अपने आप को ट्रेडिशनल मानते हैं और 16% अपने आप को रिलीजियस या वेरी रिलीजियस की कैटेगरी में डालते हैं और 14% अपने आप को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, जो कि एक्सट्रीम रिलीजियस हो गया। जो करंट सरकार है, इनकी एक कोलेशन गवर्नमेंट है। इनके पास 64 सीट्स हैं 120 में से, लेकिन जिन पार्टीज ने इस कोलेशन को बनाया है उसमें ये एक्सट्रीम राइट विंग वाली सरकारें हैं। इनकी नई सरकार में जो इनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतामार बेन ग्वीर, वो लिटरली एक ऐसी पार्टी के यूथ विंग में काम करते थे एक समय जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था इजराइल और अमेरिका के द्वारा। काच पार्टी, ये इजराइल के अंदर अरब लोगों को बाहर निकालने की बात करते थे।
बेजालेल स्मोट्रिच, जो इनके नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अपने आप को खुद एक होमोफोब कहते हैं और गे परेड के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था एक समय पर। आर्या डरी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कितने इंजाम लगे हैं, जो कि हेल्थ और इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है दोस्तों। यही कारण है कि इनके जो ऑपोजिशन लीडर हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं याइर लापिड, उन्होंने इनकी नई सरकार को कहा है कि ये एक गैंग ऑफ क्रिमिनल्स हैं। लेकिन प्रोटेस्ट की बात करी जाए, जैसे ही खबर जनता तक पहुंचती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इजराइल के ट्रेड यूनियंस के द्वारा एक जनरल स्ट्राइक बुलाई जाती है। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन जल्द ही एक फुल स्ट्राइक का ऐलान करता है हेल्थ सिस्टम में। हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया जाता है जब एयरपोर्ट पर लोग काम करने से मना कर देते हैं। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसीज इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करती हैं, इंक्लूडिंग जो इजरायली एम्बेसी इंडिया में मौजूद है। इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं आइजैक हेर्जोग, उनके पास अपने आप में कोई ज्यादा पावर नहीं है, एक सेरेमोनियल पोजीशन है प्रेसिडेंट की। जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है काफी सेरेमोनियल होती है वो। उन्होंने ट्वीट किया, फॉर द सेक ऑफ द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल, फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कॉल ऑन यू टू स्टॉप द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इमीडिएटली। बहुत से फाइटर पायलट्स, मिलिट्री डॉक्टर्स और सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग छोड़कर प्रोटेस्ट में भाग लेने आ जाते हैं। इजराइल की नेशनल एयरलाइंस को मुश्किल होती है पायलट्स ढूंढने में। इनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इनकी पत्नी इटली जाना चाहते थे ऑफिशियल विजिट पर। प्लेन के पायलट्स मिलने में मुश्किल हुई। जब ये फाइनली इटली पहुंचे तो वहां पर एक ज्यूइश ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करने से मना कर दिया इनके प्रधानमंत्री के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है गौर करने वाली दोस्तों की, कैसे इतने सारे लोग जो अलग अलग जॉब्स में काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। एक पायलट अपने काम पर नहीं आता, एक ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करने से मना कर देता है, एक आर्मी का सोल्जर अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आ जाता है। इंडिविजुअली देखोगे तो ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सब लोग अगर साथ में मिलकर यही करने लग गए तो इमेजिन कर सकते हो देश पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 26 मार्च को ये प्रोटेस्ट अपनी पीक पर पहुंचते हैं जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव ग्लांट इनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहते हैं कि प्लीज जनता की सुन लो, और रिस्पॉन्स में प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर को ही फायर कर देते हैं। इसके बाद जो प्रोटेस्ट मार्च निकलती है वो देश के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मार्च थी। एक समय पर करीब 6.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। इजराइल देश की पूरी पॉपुलेशन ही 90 लाख के अराउंड है, तो देश की पॉपुलेशन के करीब 7% लोग साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो, हजारों लोग प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट करने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को छुपके से भागना पड़ता है अपने ही घर से। इनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटा बोलता है कि इन प्रोटेस्ट को अमेरिका के द्वारा फंड किया जा रहा है, ये फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट है। याद करो इंडिया में जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, कैसे बोला जा रहा था कि टूल किट गैंग की कंस्पिरेसी है, फॉरेन एजेंट्स इंडिया पर हमला बोल रहे हैं। यही सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स ईरान में भी उठाए जाते हैं ईरान की सरकार के द्वारा कि भाई फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी है ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरानियन औरतों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है। इवेंचुअली जनता का प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि इन अमेंडमेंट्स को अभी के लिए पॉज कर दिया जाता है। इससे कुछ हद तक प्रोटेस्ट कम हो गए हैं, लेकिन ढेर सारे प्रोटेस्टर्स अभी भी सड़कों पर हैं, डिमांड कर रहे हैं कि पूरी तरीके से इन नई अमेंडमेंट्स को खत्म किया जाए। ये नहीं कि अभी पॉज करने को बोल दिया और 1 साल बाद फिर से लाए इन अमेंडमेंट्स को। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि पुरानी जो नेतन्याहू की सरकारें रही हैं, उन्होंने भी ऐसे कई कानून लाने की कोशिश करी है जो इजराइल की डेमोक्रेसी को और कमजोर बनाते हैं। साल 2018 में इन्होंने बेसिक लॉ अमेंड करने की कोशिश करी थी, जिसमें नॉन ज्यूज को बेसिकली एक सेकंड क्लास सिटीजन बना देते। कुछ वैसी ही कोशिश जैसी एनआरसी के समय में करी गई थी इंडिया में। उस बिल को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उससे भी बड़े हैं। अब वीडियो के शुरू में मैंने कहा था दोस्तों कि ये वीडियो इंडियंस के लिए भी काफी रेलेवेंट है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ हद तक सिमिलर तरीकों से सुप्रीम कोर्ट पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करी है, और यह कोशिश साल 2014 से ही शुरू हो गई थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद सरकार ने भी कोशिश करी थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कि एग्जीक्यूटिव के पास कंट्रोल आ सके जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर। सरकार ने कोशिश करी थी एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की, एक ऐसा कमीशन जो जजेस को अपॉइंट करे। इस एनजेएसी को 2014 में पास किया गया दोनों लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, और इसके अनुसार इस कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और बाकी 2 और एमिनेंट लोग होंगे सिविल सोसाइटी के,
जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा एक और कमिटी के द्वारा, और इस कमिटी में बैठे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब ये जो सिस्टम है ये उतना एक्सट्रीम नहीं है जितना इजराइल के अमेंडमेंट्स में प्रपोज किया गया था। वहां तो इन्होंने बड़े क्लियरली कह दिया था कि सरकार के पास 7 मेंबर्स का कंट्रोल होगा, बड़ी आसानी से वो उस कमिटी को कंट्रोल कर सकते। इंडिया की ये एनजेएसी कमेटी सुनने में काफी बैलेंस लगती है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इससे पहले सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं था जजेस की अपॉइंटमेंट में, और इसके आने के बाद काफी हद तक कंट्रोल होता सरकार के हाथों में। यही कारण है कि अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो आज के दिन जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, थैंकफुली उसमें सरकार का ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं है। हम एक कोलिजियम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये साथ में मिलकर बैठते हैं और अपॉइंटमेंट्स रेकमेंड करते हैं जजेस की। सरकार इसमें ऑब्जेक्शंस रेज कर सकती है कि अगर किसी जज की अपॉइंटमेंट करी गई है और सरकार को ऑब्जेक्शन हो रही है उससे, तो सरकार कह सकती है मुझे ऑब्जेक्शन है और क्लैरिफिकेशन मांग सकती है वो सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कोलिजियम कहता है कि नहीं हम यही अपॉइंटमेंट करेंगे, सरकार को वो अपॉइंटमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस चीज में, इसमें कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है सरकार के लिए, और इस लूप होल को अक्सर इस्तेमाल किया जाने लग रहा है आज के दिन सरकार के द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट डिले करने के लिए। जनवरी 2023 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे हमारी सरकार ने 5 कैंडिडेट्स के नाम रिजेक्ट किए जिन्हें जजेस के लिए अपॉइंट किया जाना था, कोलिजियम का फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिकली रिवील किया कि सरकार ने क्यों रिजेक्ट किया इन जजेस को। इनमें से एक रीजन था कि सरकार को वो कैंडिडेट इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि सरकार को वो क्रिटिसाइज कर रहा था। तो देखकर तो लगता है कि इवन दो एग्जिस्टिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता सरकार को सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने को, लेकिन सरकार फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस बनाया जा सके। अक्सर जजेस की अपॉइंटमेंट में डिले भी होते हैं इसी कारण से, क्योंकि सरकार को फाइनली डिसीजन लेना है जजेस को अपॉइंट करने का, तो सरकार बैठी रहती है इस पर, डिसीजन नहीं लेती टाइम पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोलिजियम सिस्टम के कोई अपने नुकसान नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जैसा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, It was devised for the simple reason that the independence of the judiciary is a cardinal value, and you have to insulate the judiciary from outside influences if the judiciary has to truly be independent. अगर हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है तो सरकार के इन्फ्लुएंस को कम से कम रखना पड़ेगा। नवंबर 2022 में डिबेट फिर से चालू हुई जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया और कहा कि जो डिलेज हो रहे हैं हमारे कोर्ट के सिस्टम में उसके पीछे कोलिजियम सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। पिछले कई सालों में दोस्तों कई देशों में ऐसी अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स जाग रही हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को कमजोर बनाने की कोशिश करी जा रही है, और इन देशों की लिस्ट बहुत लंबी है। हंगरी और ब्राजील में ऐसा करने की कोशिश करी गई, फिलीपींस, टर्की पर तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था। अमेरिका में कुछ हद तक सरकार के द्वारा जुडिशरी पर कंट्रोल जमाने की कोशिश करी गई थी ट्रंप के अंडर, और इजराइल इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छी खबर यह है कि इन सब देशों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ने को तैयार हैं, प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आपकी क्या राय है यहाँ पर नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।